रहे हैं 24 न्यूज HD और 12 बजे के इस बुलेटिन के साथ मैं हूं फरवा वहीद और मैं हूं बुजुर्ग मौसम। 24 न्यूज के नाज़रीन के साथ UK 44 के नाज़रीन को भी खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में मंशा बम से मुतालिक केस की समाअत के दौरान LTA, महकमा रेवेन्यू और ज़िले हुकूमत से तफसीली रिपोर्ट तलब की गई है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार ने इस मौके पर रिमार्क्स दिए कि अभी तक अर्बनाइजेशन करने की संजीदा कोशिशें नहीं की गई हैं। रेवेन्यू अफसर बताएं ये खाता और खतौनी क्या होता है, शहरी इलाकों में महकमा माल का क्या किरदार है, पाकिस्तान जो है वो पटवार सर्कल किस कानून के मुताबिक काम कर रहा है। तो ये अहम रिमार्क्स दिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार ने। आज सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री पहुंचे और अहम मुकदमात की समाअत होना है और कुछ मुकदमात ज़ेर समाअत हैं। इस वक्त 2 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस की सरबराही में इन मुतादिद मुकदमात की समाअत कर रहा है। मंशा बम से मुतल्लिक केस की समाअत के दौरान LTA, महकमा रेवेन्यू और ज़िली हुकूमत से तफसीली रिपोर्ट जो है वो चीफ जस्टिस ने देने का जो है वो हिदायत पेश की है, हुक्म दिया है। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस मौके पर रिमार्क्स दिए कि अभी तक अर्बनाइजेशन करने की संजीदगी हम में पैदा नहीं हुई है। रेवेन्यू अफसर बताएं कि ये खाता और खतौनी क्या होता है। जी बिल्कुल, ऐसा भी कहा गया कि शहरी इलाकों में महकमा माल का क्या किरदार है, पाकिस्तान पटवार सर्कल किस कानून के मुताबिक काम कर रहा है। तो आपको बताएंगे आज समाअत हुई मंशा बम केस के हवाले से और इस्तफसार किया गया चीफ जस्टिस की जानिब से कि ये क्या मामला है, पटवार कल्चर क्या है और ये खाता खतौनी आखिर है क्या। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में आज जो है समाअत हुई है केसेस की। उधर सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में पंजाब किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट में बच्चों के जिगर की पेवंदकारी से मुतालिक आज खुद नोटिस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने बच्चों की पेवंदकारी के लिए मुकम्मल इंफ्रास्ट्रक्चर फ्राहम न होने पर इजहार बरहमी भी किया है। तो आपको बताएंगे आज सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में मुख्तलिफ केसेस की समाअत है और इसी दौरान पंजाब किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट में बच्चों के जिगर की पेवंदकारी से मुतालिक आज खुद नोटिस की समाअत भी हुई है। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने बच्चों की पेवंदकारी के लिए मुकम्मल इंफ्रास्ट्रक्चर फ्राहम न होने पर इजहार बरहमी किया है। चीफ जस्टिस आज लाहौर में मौजूद, तो साइलिन की बड़ी तादाद अदालत के बाहर मौजूद है। साइलिन की चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मिलने की कोशिश भी जारी रही। जी हाँ, लेकिन पुलिस ने इन सालीन को रोक दिया। सालीन में मौजूद एक खातून बेहोश भी हो गई। कल भी ये देखा गया जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार लाहौर रजिस्ट्री पहुंचे तो एक बड़ी तादाद सालीन की मौजूद थी रजिस्ट्री के बाहर और एहतजाज किया जा रहा था। ख़वातीन की भी खासी बड़ी तादाद जो हेल्थ वर्कर्स हैं वो भी कल मौजूद रहीं और पूरा दिन जो है उन्होंने एहतजाज में सर्व किया। आज भी एक बड़ी तादाद एहतजाज करने वालों की मौजूद है। मुख्तलिफ लोग हैं जो अपने मुकदमात में जो है वो पेशरफ्त के सिलसिले में इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं। पाकिस्तान की अमन की ख्वाहिश लेकिन भारत की हरदर्मी बरकरार है। बार बार अमन के पैगामात भी मोदी सरकार को मोम नहीं कर सके। जी बिल्कुल, करतारपुर राहदारी की तकरीब में भी सुषमा स्वराज ने झंडी दिखा दी थी। आखिर हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से एक तरफा बेकरारी क्यों दिखाई जा रही है? हमें ऐसी दोस्ती नहीं चाहिए। जी हाँ बिल्कुल, हमें ऐसी दोस्ती हरगिज नहीं चाहिए। पाकिस्तान हमेशा पहल करता है और भारत हमेशा इनकार। इमरान खान हुकूमत मुसलसल भारत से ताल्लुकात की पींगे चढ़ाने के जतन कर रही है। हम दोनों मुल्क आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं इस मौके का फायदा उठाते हुए ये फिर से कहता हूं कि हिंदुस्तान एक कदम आगे बढ़ाएगा, हम 2 कदम हिंदुस्तान के आगे बढ़ाएंगे दोस्ती में। कभी अमन मुज़ाकरात तो कभी करतारपुर राहदारी की तकरीब में शिरकत की दावत, मगर पाकिस्तान की ये मासूम ख्वाहिश भैंस के आगे बीन बजाने के मुतरादिफ है। बार बार भारत को दोस्ती का हाथ बढ़ाने का क्या फायदा? भारत तो बार बार हमारी तज़हीक कर रहा है। आखिर पाकिस्तान ये यकतरफा बेकरारी क्यों दिखा रहा है? क्यों 1 वे ट्रैफिक चलाई जा रही है? हुकूमत को किस बात की जल्दी है जनाब? अवाम को ऐसे दोस्त नहीं चाहिए, ऐसी दोस्ती बिल्कुल नहीं चाहिए जो लोग मतलब परस्त हों। That invitation has already been given, but we are not responding to it.
positively, because as I said, that unless and until Pakistan stops terrorist activities in India, there will be no dialogue and we will not participate. वक्ती फायदे के मुतलाशी हों और खित्ते में हर तबाही के जिम्मेदार हों। तो पाकिस्तान भारत के साथ ताल्लुकात की बहाली के लिए बार बार कोशिश कर रहा है और भारत इसके जवाब में मुसलसल इनकार की पॉलिसी पर अमल पैरा है। आखिर ये यकतरफा बेकरारी है क्यों? पाकिस्तानी सिफारती सतह पर भारत को अपने ऊपर सवार होने का मौका क्यों दे रहा है? तो सूरत हाल बड़ी अजीब सी हो चुकी है अबूजर के पाकिस्तान हमेशा जो है वो भारत के साथ हाथ मिलाने का मौका ढूंढता है, लेकिन भारत इनकार कर देता है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रहीमुल्लाह यूसुफ साहब, जो तज्जियाकार हैं सीनियर, उनसे बात करेंगे। सर बहुत शुक्रिया 24 न्यूज़ को वक्त देने का। ये बताइएगा सर, देखा गया है खा कोई मैच की बात हो, क्रिकेट मैच की बात हो या कोई पॉलिटिकल सिनेरियो हो, पाकिस्तान हमेशा पहल करता है कश्मीर के इशू से लेकर दीगर मामला तक के टेबल टॉक की जाए भारत के साथ। भारत हमेशा इनकार करता है, भाग जाता है। बिल्कुल ये हकीकत है और अभी तो कई साल हो गए हैं कि पाकिस्तान की तरफ से तजवीज़ गई है और पाकिस्तान ने पेशकश की है मुज़ाकरात की, इंडिया ने हमेशा इनकार किया है और उसने शराइत लगाई हैं। हालांकि इस तरह के मामलात में बाहमी ताल्लुकात के हवाले से शराइत नहीं लगाई जाती। अभी आप देखें कि जो हालिया दिनों में जो कुछ हुआ है, यानी एक बार जो उनकी वज़ीर ख़ारजा हैं सुषमा स्वराज, उन्होंने ये एग्रीमेंट कर लिया था पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से कि जब यूएन जनरल असम्बली का इजलास न्यूयॉर्क में होगा तो वहाँ पे इनकी मुलाकात होगी। पहले वादा किया, फिर उसको बुला दिया और वो मुलाकात ना हो सकी। और इसके अलावा जब पाकिस्तान की नई हुकूमत बनी, इंतखाबात के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने पेशकश की थी इंडिया को ये मुज़ाकरात की और सारे मसाइल हल करने की, उसका भी कोई मस्बत जवाब नहीं आया। अभी पाकिस्तान ने जो एक बड़ा फैसला किया, करतारपुर का जो कॉरिडोर है, रास्ता है, वो खोलने का ऐलान किया सिखों के लिए कि वो अपने मुक़द्दस मुकामात में आएँ, और वो फैसला जो है सिखों ने उसका खैर मकदम किया है। इंडिया बीजेपी की हुकूमत की शायद भी नहीं थी, लेकिन वो मजबूरन उन्होंने हाँ कर दी और इसका भी उन्होंने फिर पाकिस्तान के साथ मिलकर ये कॉरिडोर खोलने का फैसला किया। वरना अगर बीजेपी गवर्नमेंट को ये फिक्र ना होती कि सिख जो हैं वो नाराज हो जाएंगे, सिखों की बड़ी आबादी है इंडिया में और पूरी दुनिया में, तो शायद वो पाकिस्तान के इस फैसले का मस्बत जवाब न देते। तो मेरे ख्याल में ये कई मिसालें और भी हैं कि इंडिया ने इनकार किया है और पाकिस्तान ने हमेशा उनके तरफ ये अमन से और मुज़ाकरात के ज़रिए मसले हल करने की पेशकश की है। सही सर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। हमें ज्वाइन किया है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब ने, उनसे बात करते हैं। अमजद साहब बहुत शुक्रिया पहले तो वक्त देने के लिए। ये बताएगा कि आप इस सारी सिचुएशन को कैसे देखते हैं? पाकिस्तान जो है मुसलसल जब से इमरान हुकूमत आई है और ये गवर्नमेंट जब से फॉर्म हुई है, पाकिस्तान दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है, भारत से मस्बत जवाब उस तरह से नहीं आ रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, भारत की जो स्ट्रेटजी है, जो उन्होंने अपना आगे कोर्स ऑफ एक्शन वर्कआउट किया हुआ है, जिस पे अमल करना चाहते हैं, वो मेरा ख्याल अगर हमें समझ आ जाए तो फिर हम इस तरह के मसाइल में ना फंसे। वो ये है कि उन्होंने फैसला किया हुआ है कि पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात नहीं करने, क्योंकि मुज़ाकरात करें तो पाकिस्तान कहता है जी कि कश्मीर का मसला हमने डिस्कस करना है, कश्मीर वो आपसे सही। अमजद शुएब साहब से भी रब्ता करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद है यूसुफ ज़ई साहब। यूसुफ ज़ई साहब फरमाइएगा, पिछले दिनों जो करतारपुर बॉर्डर की राहदारी का मंसूबा और फिर संगे बुनियाद रखा गया, इनवाइट किया गया वज़ीर ख़ारजा को भारत की, इनकार हो गया, दीगर वज़रा को इनवाइट किया गया, इनकार सामने आया। अब भारत के ऐसे मौके पर भारत के आर्मी चीफ की जानिब से बयान आना, जी पाकिस्तान सेकुलर कंट्री होगा तो फिर हम मुज़ाकरात करेंगे, भारत क्यों दोगली पॉलिसी अपनाए हुए है? करतारपुर के कॉरिडोर का इफ्तिताह किया, संगे बुनियाद रखा, तो उससे पहले इंडिया ने भी एक ऐसी तकरीब अपने यहाँ की थी और उसमें उनके वाइस प्रेसिडेंट आए थे
اور وہاں پہ جو انڈین پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں کیپٹن امریندر سنگھ، انہوں نے بڑی زہریلی تقریر کی تھی پاکستان کے خلاف. یعنی ایسے موقع پہ ایک سکھ وزیر اعلیٰ جو ہے، جس کے لوگ جو ہیں سکھ جو ہیں وہ خیر مقدم کر رہے ہیں پاکستان کے فیصلے کا، اور اس نے پھر یہ تقریر کی پاکستان کے خلاف، اور وہ اپنی جو حب الوطنی ہے انڈیا کے لیے وہ ظاہر کرنے کے لیے. تو ایسے کئی واقعات ہوئے ہیں، اور یہ انڈیا کی جو ہٹ درمی ہے وہ ہمیں صاف نظر آتی ہے ہر موقع پر، ہر جگہ پر. اور دیکھیں انڈیا کا اب یہ مطالبہ ہے کہ جو 2008 نومبر میں ممبئی میں حملے ہوئے تھے، واقعات ہوئے تھے، پاکستان پہلے ان لوگوں کے خلاف کارروائی کرے. پاکستان نے کارروائی کی ہے، لیکن یہ معاملہ جو ہے عدالتوں میں ہے. عدالت فیصلہ کرے گی تو پھر یہ مسئلہ حل ہوگا. لیکن یہ ایک بہانہ ہے تاکہ کشمیر کے مسئلے کے اوپر بات نہ ہو. ٹھیک ہے، بالکل بہانہ ہے. بجا فرمایا آپ نے. ہمارے سامنے جوائن کیا ہے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود صاحب نے، ان سے بات کرتے ہیں. سر، یہ تمام جو معاملہ ہے اس پر آپ کیا کہیں گے؟ بھارت میں آئندہ الیکشنز بھی آ رہے ہیں، تو کیا یہ اسٹریٹجی ہے بھارت کی؟ کیونکہ الیکشنز میں بھارت پاکستان کارڈ ضرور کھیلتا ہے. صحیح، طلعت مسعود صاحب سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے. امجد شعیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. امجد صاحب، آپ سے بھی یہی سوال ہوگا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ پاکستان کا کارڈ یوز ہو رہا ہے بھارت میں، کیونکہ آئندہ سال الیکشنز بھی ہونے جا رہے ہیں؟ دیکھیے، یہ الیکشن کا کوئی قصہ نہیں ہے. الیکشن پہلے بھی ہوئے تھے. مودی نے الیکشنوں سے پہلے بھی بعد میں بھی ایک ہی سٹانس رکھا ہے، اور اس سے پہلے یہی چیز جو ہے وہ کانگریس کی گورنمنٹ بھی کرتے رہی. آپ سے نہیں مذاکرات کرنے، ہم ایسے بہانہ ڈھونڈ لیتے ہیں. کبھی کہتے ہیں یہ الیکشن کی وجہ سے، کبھی کسی وجہ سے. بھئی ان کی ایک اسٹریٹجی ہے. کشمیر پہ بات نہیں کرنا چاہتے، جب آپ کشمیر کا قصہ اٹھائیں گے وہ بات نہیں کریں گے، وہ کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈیں گے. اور اس میں وجہ یہی ہے کہ کشمیر میں وہ آبادی کا تناسب بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس میں لگے ہوئے ہیں 10 سال، 15 سال، 70 سال ہو گئے آپ کو اس معاملے کو لٹکائے ہوئے. 10 سال اور گزر جائیں گے، اور ان 10-12 سالوں میں اگر وہ آبادی کا تناسب بدلنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ کو کہیں گے آئیں جی کروا لیں. اگر آپ یہاں پہ ریفرنڈم کرانا چاہتے ہیں کرا لیں. ان چیزوں کو ہمیں حقائق کی روشنی میں دیکھنا چاہیے. ادھر ادھر کے آسرے بہانوں میں دیکھیں گے تو آپ غلطی میں پھنسے رہیں گے. اصل قصہ یہ ہے کہ بھارت نے ایک اسٹریٹجی اپنائی ہے. انہوں نے یہ طے کیا ہے کہ پاکستان سے بات نہیں کرنی، اس کے لیے ہم نے ٹیررزم کا قصہ یوز کرنا ہے، اور دنیا میں پاکستان کو ٹیررسٹ ملک کے طور پہ پیش کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو ڈپلومیٹیکلی آئسولیٹ کرنا ہے تاکہ پاکستان اپنا نیریٹو آگے نہ بڑھا سکے. دکھ یہاں پہ ہے کہ آپ بلا وجہ ان کو دعوتیں اور گڈ ول کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں. جب آپ اس کی اسٹریٹجی سمجھ گئے ہیں تو پھر اس کو کاؤنٹر کرنا چاہیے. جس دن انہوں نے دعوت نامہ دیا ہے، بھیجا ہے، سشما سوراج کو بلایا ہے، یہاں پہ ریکویسٹ کی آنے کی، اسی دن چائنیز قونصل خانے کے اوپر حملہ ہوتا ہے. بی ایل اے اور اس کی ذمہ داری قبول کرتی ہے. بی ایل اے کے سارے 7 لنکیجز جتنے ہیں وہ ہمیں پتہ ہیں. کل بوشن نے لنک بتائے ہوئے تھے، وہ ہمارے پاس اسٹیٹمنٹس موجود ہیں. آپ انڈیا کو کیوں نہیں بتا سکتے کہ آپ ٹیررزم کروا رہے ہیں؟ جب دنیا میں 75,000 ہمارے لوگ مارے گئے، اتنا نقصان ہو گیا $120 بلین کا کہتے ہیں، اور دنیا کو ہم جا کے کہتے ہیں کہ جی ہم نے اتنی قربانی دی، آپ قربانی ریکگنائز. یہ قربانی نہیں ہے، یہ قتل ہوئے ہیں. ہمارے لوگ باہر سے قتل کیے گئے ہیں. ہم ان کا کیوں نہیں جا کے بتاتے لوگوں کو؟ کیوں نہیں ہم اس پہ بات کرتے؟ اور انڈیا کو کیوں نہیں ہم کہتے کہ جی ہم بھی آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں ٹیررزم پہ جو آپ ہمارے ملک میں کروا رہے ہیں، آپ آئیں ٹیررزم پہ اگر بات کرنی ہے تو. لیکن نہیں، یہاں ہمیں 75,000 لوگ مروا کے پوری دنیا میں بدنام بھی ہمیں کیا. ٹیررسٹ کا ٹیگ بھی ہمارے منہ پہ لگا ہوا. جو ان کے ملک میں ڈگنیٹری، فورن ڈگنیٹری آتا ہے اس سے جوائنٹ کمیونیکیٹ کرواتے ہیں. اس میں ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جی پاکستان جو ہے وہ ان کو سزائیں دے. جہاں کہیں باہر دوسرے ملک میں جاتے ہیں وہاں جا کے جوائنٹ کمیونیکیشن ہوتا ہے، اس میں کہتے ہیں جی پاکستان سزائیں دے. اپنے ان لوگوں کو جنہوں نے بامبے کا واقعہ کیا، بامبے کے واقعے کے بارے میں نہ کوئی شواہد ہیں، نہ کوئی انہوں نے. اب دنیا نے ریسرچ کی ہے اس کے اوپر. یہ بیٹریل آف انڈیا کتاب لکھی گئی جس میں لکھا ہے کہ جی انڈیا نے خود کرایا. یہ ان کی فورن پالیسی کا حصہ ہے. انٹیلیجنس ادارے جو ہیں ان کو مدد کر رہے ہیں اس کام میں. اور ہمارے پاس شواہد ہیں. میران بیس پہ حملہ ہوا، انڈیا نے کرایا. اس کا ہمارے یہ کلبوشن نے مانا یہ کہ یہ ہم نے کروایا تھا. پھر یہاں پہ کامرا بیس پہ ہوا، اے ویکس تباہ ہوئے. طالبان کو اے ویکس سے کیا تعلق ہے؟ لیکن ہم انڈیا کو کہنے کے قابل نہیں ہیں. ہمیں خدا جانے کیا مسئلہ ہے. اور اسی طرح یہ اے پی ایس کا، آرمی پبلک اسکول کا لنک انٹیلیجنس نے آپ کو نکال کے دیا کہ اس کو جنہوں نے کیا ہے ان کو انڈین قونصل خانے میں پیسے دیے گئے افغانستان میں. لیکن
इतना बड़ा वाकया हमारे अपने दिल पे जख्म लगा वो उन बच्चों का, लेकिन हमारे किसी को यहाँ पे तौफीक नहीं कि वो उसमें बात करें, इंडिया का नाम ले ले। इस तरह मुल्क चलते हैं। आपको तो उन्होंने मुजरिम बना के रखा हुआ है, तभी तो आपको धत्कार के वो बाहर मारते हैं। ये आपका जरूरत है आपकी कि आप बाहर निकल के, अभी हमारे तमाम जो बाहर सफारत खाने हैं बड़े बड़े कैपिटल, और यकीनन पाकिस्तान को भी कोई स्ट्रेटजी बनाने की जरूरत है टुवर्ड्स इंडिया। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब और रहीमुल्लाह यूसुफ साहब, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। नाज़रीन, आपको बताएं कि शोरकोट का शहरी है इस्माइल जट अमन के सफर पर रवाना है। अमन की अलामत फाख्ता के लिए मुल्तान से होता हुआ वो लाहौर पहुंच चुका है। जी बिल्कुल, अब इस्लामाबाद जाने का वो इरादा रखता है। बीवी, बच्चों और अमन की अलामत फाख्ता के साथ अमन के सफर पर निकला इस्माइल बना 24 न्यूज का मेहमान। इस्माइल का कहना था, जहां गया शहरियों से मोहब्बत मिली, मेरा पैगाम अमन है जहां तक पहुंचे। मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं किसी जगह पे जाता हूं तो लोग बड़ा वालेहाना इस्तकबाल करते हैं, और मेरे इस पैगाम अमन को सब लोगों ने अपना पैगाम समझा और सब लोग मेरे साथ मिलकर इसको प्रमोट कर रहे हैं। शोरकोट के इस्माइल जट का कहना है कि चाहता हूँ नई नस्ल के जहनों में अमन की बात नक्श हो जाए। सफ़र के दौरान मैं कोशिश करता हूँ मेरी बच्चों से बात हो, मैं काफ़ी ज़्यादा स्कूलों में गया हूँ ताकि नई नस्ल के दिमाग में अमन की बात नक्श हो जाए। 3 पहियों वाली फाख्ता की लंबाई 23 फुट 6 इंच, चौड़ाई 6.5 और ऊंचाई 13 फीट है। इस्माइल ने 17 नवंबर को अमन का सफर शोरकोट से शुरू किया था। पाकिस्तान और फिर पूरी दुनिया के सफर का इरादा रखता है। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज की बात करते हैं, जिनका कहना है कि हुकूमत के पहले 100 दिन में सिर्फ भैंसें नीलाम हुई। खान साहब कहते हैं कट्टे और देसी मुर्गियां लोगों को दूंगा। चपड़ासी की तरह आईजीज तब्दील किए जा रहे हैं। वो 24 न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। मायूस कौन रही है ये हुकूमत की, अपना जो है वो 100 दिन की जो कार्रवाई है इसमें अपना क्या हुआ है। भैंसों की नीलामी बड़ी कामयाब तरीके से हुई है। कल खान साहब ने कहा है कि मैं कट्टे जो है लोगों को दूंगा, देसी मुर्गियां मैं अपना जो फ़रोख्त करूंगा। सुप्रीम कोर्ट, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट कभी कहता है कि ऐसे नया पाकिस्तान बनेगा। वो अपना जो है इनके वफाकी वज़ीर जो हैं, जो हमें ताने दिया करते थे, उनके ख़िलाफ़ JIT बनी है। गरीब छोटे छोटे बच्चों को उन्होंने पाबंद सलासल करा दिया। अपना तस्कीन के लिए IG को न्यायी साहब कहते थे ना, मैं नहीं कहता था कि जब वो कराची में एक IG तब्दील हुआ, अब चपड़ासी की तरह IG तब्दील होते हैं। पटवारी की सिफारिश ना मानने पर DC तब्दील होती है, और नोटिस मैं नहीं लेता, सुप्रीम कोर्ट लेता है। और आपको यहाँ पर नाज़रीन बताएं कि सिंध समेत दुनिया भर में आज सिंध की सकाफत का दिन मनाया जा रहा है। नौजवान, बच्चे, बुजुर्ग सभी अफराद अजरक और टोपी पहनकर सखर प्रेस क्लब के सामने मरकजी तकरीब में शरीक हैं। बात करेंगे ब्यूरो चीफ इमदाद बोजदार से। इमदाद बताएगा क्या मनासिर देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, सिंध समेत पूरे पाकिस्तान में आज सिंधी सकाफत का दिन ज़ोर शोर से मनाया जा रहा है। और इस वक्त सखर प्रेस क्लब के सामने एक स्टेज तैयार किया गया है जहां पर सिंधी सकाफती लोकगीत जो है उस पर नौजवान, बच्चे, बूढ़े सभी खुशी का इजहार करते हुए, रक्स करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज का दिन सिंधी सकाफत के हवाले से इंतहाई अहम दिन है। आज के दिन नौजवान, बच्चे अजरक पहनकर, टोपी पहनकर खुशी का इजहार करते हुए दिखाई देते हैं। ख़ास तौर पर कई नौजवानों का कहना है जिस तरह वो ईद की खुशियाँ मनाते हैं, सिंधी सकाफत के हवाले से ये दिन उनके लिए ईद की तरह अहमियत का हामिल है। और उस दिन की तैयारी वो पूरा साल करते हैं और उसके बाद 2 दिसंबर को वो तैयारी के साथ यहाँ पर आते हैं। जो मासूम बच्चे हैं वो अजरक कलर के जो लिबास है वो ज़ेब-तन करके यहाँ पर पहुँचते हैं। मासूम बच्चे, खूबसूरत क्यूट किस्म के बच्चे जो हैं वो भी इस तकरीब में शिरकत करते हैं। और इस तरह सारा दिन ये सकाफती तकरीब जो है वो जारी रखी जाती है। उसके साथ साथ मुख्तलिफ स्कूलों के जो बच्चे हैं वो भी तैयार होकर यहाँ पहुँचते हैं। जी ठीक है। एक अफसोसनाक खबर आपको देंगे। सरगोधा में 1 साल की बच्ची तौहम परस्ती की भेंट चढ़ गई है। सफाक चचा ने मुबैना तौर पर जाली आमिल के कहने पर मासूम बच्ची का गला काट दिया। पुलिस ने चचा समेत 2 अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया है। कार्रवाई जो है फौरी तौर पर की गई है, लेकिन 1 साल की ये बच्ची है जिसमें सरगोधा में कत्ल किया गया। सरगोधा में 1 साल की बच्ची तौहम परस्ती की भेंट चढ़ी और सफाक चचा है जिसने मुबैना तौर पर जाली आमिल के कहने पर मासूम बच्ची का गला काट दिया है। पुलिस ने इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। उसके साथ 2 अफराद मजीद भी हैं जिनको गिरफ्तार किया गया। बात करेंगे सैयद जवार हुसैन काज़मी से।
जवार बताएगा क्या कहना है पुलिस का इस शफाक कातिल के हवाले से। जी अबू ज़र, अफसोसनाक वाक़या पेश है। सरगोदा का नवाही इलाका है, आदि चौक, जहां तोम परस्ती के भेंट चढ़ गई है 1.5 साल बच्ची, जिसके वालदा नाराज होकर अपने मेके गई हुई थी। पीछे उसका वालिद मौजूद था और उसके भाई वगैरह मौजूद थे, जिन्होंने तोम परस्ती को मानते हुए बच्ची की पहले कलाइयां काटी और बाद में गला काट दिया, जिसके बायस बच्ची मौका पर ही जाँ बाक हो गई है। पुलिस मौका पर पहुंच के लाश तहवील में ले ली है। यहाँ DHQ में इस वक्त शोक का समा है, अहले इलाका शोक का समा है। यहाँ पुलिस इस मौका पर देने पर राजी नहीं है। DSP उस्मान यहाँ आए थे कुछ देर पहले, हमने उनसे चाहा कि बात की जाए, उनसे पूछा जाए, लेकिन उन्होंने कोई भी मौका देने से इनकार कर दिया है। पुलिस खामोश तमाशाई बनी हुई है, जबकि मुबैना तौर पर पता लगा है कि तोहम परस्ती की वजह से यहाँ बच्ची का गला काट दिया गया है। शुक्रिया आगाह करने के लिए। उधर शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई, बड़ी तादाद में असलहा बरामद किया गया है। असलहे में एक रॉकेट लॉन्चर और हज़ारों की तादाद में कारतूस भी शामिल है। असलहा मंजर खेल से बरामद किया गया, तो बड़ी कार्रवाई की गई है। और शुमाली वजीरिस्तान में ये कार्रवाई की गई सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से, बड़ी तादाद में असलहा बरामद किया गया। असलहे में एक रॉकेट लॉन्चर और हज़ारों की तादाद में कारतूस भी शामिल हैं। और कराची के इलाके बहादुराबाद के पार्क में दबाया गया गैर मुल्की जदीद असलहा बरामद किया गया, जबकि गुलशन इकबाल में रेंजर्स ने छापा मारकर MQM लंदन के टारगेट किलर को गिरफ्तार भी किया। समा अब्बास की रिपोर्ट। के बहादुराबाद में पुलिस ने ज़ेरे ज़मीन छुपाया गया गैर मुल्की जदीद असले का ज़ख़ीरा बरामद कर लिया। SSP गुलाम असफर मैसर के मुताबिक टीपू सुल्तान रोड पर मुकाबले के बाद गिरफ्तार मुलजम नसीम और बिल्डर की निशानदेही पर पार्क में ज़ेरे ज़मीन छुपाया गया असला, लॉन्ग रेंज की रूसी स्नाइपर राइफल, साइलेंसर लगी एक क्लाशनकोफ और 4 पिस्तौल बरामद कर लिए। पुलिस के मुताबिक 17 साल कबल भी इसी मुलजम से 5 क्लाशनकोफ समेत भारी असला बरामद हुआ था। मुलजम को NRO का फायदा देकर रिहा कर दिया गया था, जबकि दूसरी जानिब गुलशन इकबाल में रेंजर्स ने छापा मारकर टारगेट किलर को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजम का ताल्लुक MQM लंदन से है। रेंजर्स तर्जुमान का कहना है कि मुलजम ने लियारी में 8 अफराद को कत्ल किया और कराची ऑपरेशन के बाद रिपोश हो गया था। समर अब्बास, 24 न्यूज़, कराची। कराची के इलाके शाराए फैसल पर पुलिस ने कार्रवाई की है और इस दौरान वन व्हीलिंग करने वाले 16 मंचलों को धर लिया गया है। पुलिस कार्रवाई से मुतालिक मजीद तफसीलात क्या हैं जानेंगे समर अब्बास से। जी समर अब्बास बताइएगा। इस वक्त मौजूद हूँ मैं शारा फैसल थाने में। पुलिस ने 16 मंचलों को हिरासत में ले लिया है और बाकायदा इन पे मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। पुलिस का कहना है कि वन व्हीलिंग करते हुए इन्हें हिरासत में लिया गया है। इनके ज़ेर इस्तेमाल 12 मोटरसाइकिलों को भी कब्जे में ले लिया गया है। मजीद यहाँ मौजूद है हमारे साथ ड्यूटी ऑफिसर, इनसे जानते हैं। ये बताइएगा इन मंचलों के खिलाफ क्या मुकदमा दर्ज हुए हैं और कितनी मोटरसाइकिलें थी और मजीद आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? इसके तकरीबन 12 मोटरसाइकिल 16 आदमी ये वन व्हीलिंग मोटरसाइकिल चलाते हैं, जिसमें इंसान की जान को जाने का ख़तरा होता है। इसलिए हम इनको 279 पे ऊपर मुकदमा दर्ज करते हैं कि ये वन व्हीलिंग चलाना छोड़ दें और अपनी जान गंवाना छोड़ दें। इसमें जान जाने का बहुत ख़तरा होता है, इसलिए इन बच्चों को ताकीद की जाती है कि ये काम न करें तो बेहतर है। और इनके माँ बाप को यही हम मैसेज देना चाहते हैं कि अपने बच्चों को ताकीद किया जाए कि वन व्हीलिंग चलाने से उनको मना करें और उनको रोकें कि जिसमें इनके हादसे नहीं हो जाए। इस हादसे में बहुत से लड़के पहले ही मर चुके हैं। बहुत शुक्रिया। ये थे पुलिस ऑफिसर। इनका कहना है कि जो मंचलें हैं तेज़ रफ्तारी के बायस उन्हें हादसात का भी सामना करना पड़ता है, जिनसे उनकी जानें भी जाती हैं। पुलिस ने कहा है ये कार्रवाइयाँ मुसलसल यहाँ चलती रहती हैं और हम मंचलों के खिलाफ कार्रवाइयाँ करते हैं। ताहम वालिदैन को भी चाहिए कि वो अपने बच्चों पर नजर रखें कि उनके बच्चे। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। पिंडी में नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने पुलिस चेक पोस्ट पर फायरिंग कर दी। फायरिंग से एक पुलिस एहलकार शहीद जबकि दूसरा जख्मी हो गया। शहीद हेड कांस्टेबल मोहम्मद आरिफ की नमाज जनाजा पुलिस लाइंस में अदा कर दी गई है। गुज़िश्ता रात थाबा बनी के इलाके सैयदपुर रोड पर फायरिंग से शहीद होने वाले हेड कांस्टेबल आरिफ की नमाज जनाजा पुलिस लाइंस में अदा कर दी गई, जिसमें CPO रावलपिंडी अब्बास SN ने शिरकत की। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।
उधर थाना बनी पुलिस ने सब इंस्पेक्टर मजीद की मदीयत में वाक़े का मुकदमा दहशत गर्दी और कत्ल की दफात के तहत नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ दर्ज कर लिया। बड़ी इनिशियल स्टेजेस हैं, इन्वेस्टिगेशन अभी हो रही है और इसके हम तफ्तीश भी करेंगे, इसके जो है ना मुकम्मल इसकी तह तक हम पहुंचेंगे और जो लोग इसके ज़िम्मेदार हैं हम उनको किसी भी सूरत छोड़ेंगे नहीं, उनको इंशाल्लाह कानून के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। गुज़िश्ता रात सैयदपुर रोड पर पुलिस नाके पर शहीद आरिफ और वाजिद ने मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान को रोक कर तलाशी लेना चाही तो मुसल्लह मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी, जिससे हेड कांस्टेबल आरिफ शहीद जबकि वाजिद जख्मी हो गया था। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने खुसूसी टीम भी तश्कील दे दी है। उधर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने गवर्नर हाउस लाहौर की दीवारों को गिराने का हुक्म दे दिया है। वज़ीर आज़म ने 72 घंटे में गवर्नर हाउस की दीवारों को उठाने का वक्त दिया है। मजीद बात करते हैं शाहरुख नदीम से। शाहरुख, बताएगा डेडलाइन दे दी गई, क्या पेशरफ्त हुई इस पर? वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने गुज़िश्ता रोज़ गवर्नर हाउस की दीवारों को गिराने का हुक्म दिया। 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया था वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने। गुज़िश्ता रोज़ काबीना इजलास में फ़ैसला किया गया कि जो गवर्नर हाउस है उसकी दीवारों को गिरा दिया जाए ताकि जो लोग हैं जो यहाँ से गुज़रते हैं माल रोड से या उससे मुल्हका सड़कों से, तो वो गवर्नर हाउस को बाहर से भी देख सकें। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से भी मुलाकात की और इस हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया है। बाकायदा तौर पर अभी ये फैसला हो रहा है कि इस गवर्नर हाउस को यूनिवर्सिटी में तब्दील किया जाएगा या म्यूज़ियम में। अगर गवर्नर हाउस की दीवारों की बात की जाए तो चारों तरफ माल रोड और उसके मुल्हका जो सड़कें हैं जहाँ जहाँ गवर्नर हाउस मौजूद है वहाँ बाकायदा तौर पर 10 फुट लंबी जो दीवारें हैं वो बनाई गई हैं। पूरे जो उसके ऊपर बाकायदा फेंस भी लगाई गई है। इसी तरीके से बात की गई अगर चौधरी मोहम्मद सरवर से हवाले से, चौधरी मोहम्मद सरवर से कल इस हवाले से तबादला ख्याल भी किया गया। चौधरी मोहम्मद सरवर ने इस हवाले से तजवीज़ दी है कि जो दीवारें हैं उनको तोड़ने से पहले जो हिफाजती जंगला है, जो फेंस है वो लगा दी जाए ताकि जो सिक्योरिटी है उसके खदशात के पेश नज़र दीवारें जो है ना पहले ना तोड़ी जाएँ, पहले फेंस लगाया जाए उसके बाद दीवारों को तोड़ा जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। उसके बाद फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने का भी हुक्म दिया है कि जल्द से जल्द इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार की जाए। जी ठीक है, शुक्रिया आगाह करने के लिए शाहरुख। उधर गुजरांवाला के नवाही गांव में गंदे नाले का बंद टूट गया। सीवरेज का पानी खेतों में दाखिल होने से काश्तकारों की कई एकड़ खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं गुजरांवाला से अपने नुमाइंदे जाहिद इकबाल राना से। जाहिद इकबाल राना बताएगा क्या इकदाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, खतरनाक सूरत गुजरांवाला में पेश आ रही है जहाँ पर मोड़ एमनाबाद मोहल्ला मुमताज़ाबाद में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर कई रोज़ से गंदे नाले का बंद टूटने की वजह से 30 एकड़ से ज़ायद रकबा जो अराजी है वो ज़ेरे आब आ चुका है और ये जहरीला पानी फैक्ट्रियों से निकलने वाला जहरीला पानी है जिसने कई रोज़ से जो काश्त वाली ज़मीन उसको ज़ेरे आब कर दिया और लोगों की लाखों रुपए की जो फसलें मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं और साथ ही जो आबादी है वो भी ज़ेरे आब हो चुकी है। अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो ये गंदे नाले का बंद टूटने के से पानी है जिसने कई एकड़ रकबे पर फैली जो ज़मीनें काश्त की अराजी वाली ज़मीनें हैं उनको ज़ेरे आब ला चुका है। इसके साथ साथ सूरत हाल ये है कि ज़ेरे ज़मीन जो पानी है वो इन फैक्ट्रियों से निकलने वाले जहरीले पानी की वजह से मुकम्मल तौर चुका है। मुश्किलात का सामना है। अहले इलाका मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये मामला है क्या और ज़िले इंतज़ामिया की खामोशी क्यों है। पिछले 1.5-2 साल से हम ये बार बार हकाम बाला को दिखा रहे हैं इसको कि ये हमारा मसला हल गया, लेकिन हमारी बात ना डीसी और ना सीपीओ कोई भी बंदा महकमे का किसी भी महकमे का हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है, ना ही कोई आके देखने का कि हमारा हाल क्या है। हमारी फसलों का नुकसान हो जाए, हमारे मवेशी जो है भूखे मार रहे हैं, हमारा जो नुकसान है इसका अजाला कौन करेगा हमें तो ये भी नहीं पता। जी बिल्कुल, ये जज्बात हैं इलाका का जिनका कहना था कि जहरीले ख़तरनाक पानी की वजह से जहाँ पर उनकी फसलें तबाह हो चुकी हैं, लेकिन सतम ज़रीफ़ी ये है कि ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से अभी तक कोई भी नोटिस नहीं लिया गया। कई रोज़ से ये सिलसिला चलता आ रहा है लेकिन अभी तक मुकम्मल खामोशी है। आवाम का कहना है कि जल्द से जल्द इसके रोकथाम के लिए इक़दाम किए जाए। इकबाल, बहुत शुक्रिया आपका। और नाज़रीन, कैनवस पर बनाए गए खूबसूरत रंगों से आर्ट के नमूने तो आपने बहुत देखे होंगे, मगर कराची की बतूल ज़हरा ने राख से आर्ट के नमूने बनाकर सबको हैरान कर दिया है। मानिया शकील की रिपोर्ट देखिए। कचरा और बेकार समझे जाने वाले कागज को जलाकर राख कर दिया जाता है, मगर बतूल ज़हरा ऐसे आर्टिस्ट हैं जो राख से भी दीदा ज़ेब आर्ट तख्लीक करती हैं।
पहले रद्दी में फेंके जाने वाले कागज को आग लगाई और फिर उससे हासिल होने वाली मुनफरिद रंगों की राख से खूबसूरत शाहकार तैयार करती हैं। बतूल ज़हरा का कहना है कि उनको इस मुनफरिद आर्ट का ख्याल अपनी ही डायरी जलाने से मिला। मेरे पास एक डायरी थी जिसके अंदर मैंने अपनी सारी फ्रस्ट्रेशंस लिखी हुई थी, तो उस डायरी को फाड़ के फिर मैंने जलाया था। वहाँ से फिर राख वाला एलिमेंट मेरे काम में आना शुरू हुआ और उसके बाद फिर मैंने रोड पे हमारे यहाँ कचरा बहुत ज़्यादा जलता है तो उसकी राख इस्तेमाल की थी और उससे इस तरह की एक इंस्टॉलेशन बनाई थी कारपेट की। बतूल ज़हरा कहती हैं कि रंगों में वो मज़ा नहीं जो मज़ा राख से आर्ट के नमूने बनाने में है। कलर्स के साथ भी ट्राई किया मगर क्योंकि वो उसमें वो मज़ा नहीं आता जो खुद एक चीज़ को जला के उसके बाद फिर पूरे प्रोसेस से गुजर के जो ब्लैक एंड वाइट काम के अंदर मैं क्रिएट करती हूँ स्क्रैच से, वो मज़ा उसमें नहीं आता जो कलर यूज़ करने में आता है। बतूल ज़हरा के मुताबिक वो गुज़िश्ता 5 साल से राख से